बेमेल शब्दों के बीच बेमेल शब्दों के बीच जैसे शब्द खो देते हैं अर्थ अपनी प्रासंगिकता। बेमेल शब्दों के बीच जैसे शब्द खो देते हैं अर्थ अपनी प्रासंगिकता। ढेर सारे शब्दों के बीच भी महसूस करते हैं अटपटा, बिल्कुल तन्हा मैं महसूस करता हूँ दिल्ली में। अब अमूमन छूट गई है आदत लोगों की पढ़ने की, और एक बहुत बड़ा ये वैज्ञानिक शोध भी है। ये मैं एक उपदेशात्मक लहजे में नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना चाहिए। अभी हाल ही में भी मैं पढ़ रहा था, एक पूरे यूरोपियन देशों में भी एक बड़ा शोध आया है कि अगर आप प्रतिदिन आधा घंटा भी पढ़ने की आदत डालते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है वो डेवलप करती है और प्रोलॉन्ग्ड करती है। मतलब वो लंबे समय तक आपको बनाए रखती है, आपकी सक्रियता को और आपकी माँ मांगेगी दूध का कर्ज, बहन राखी का उधार, भाई हक मांगेगा, पिता प्रत्यंचा से तने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। इसकी अंतिम इसका है, पत्नी मेरे मर्द होने पर ताने मारेगी, महीने के अंत में जब मेरी तनख्वाह गिनेगी, उसे मेरी गाढ़ी कमाई से बास आएगी। जवान बेटी को सामने कर कहेगी, अब भी चेतो कल ब्याहने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। क्या बात है, क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। करूँगा उन तमाम जितने भी अच्छे गाना गाने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के पास जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि हमारे आरा इतना खूबसूरत है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे प्रतिभावान रंगकर्मी है, और भी बहुत सारे क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोग हैं। उन तमाम लोगों को किस तरह विलुप्त किया जा रहा है और किस तरह इग्नोर किया जा रहा है, जिनको आगे आना चाहिए और आगे बढ़ के इन लोगों को सम्मान देना चाहिए और अपने भोजपुर आरा की खूबसूरती को बढ़ाना चाहिए। देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ, थैंक यू। संजोग से आज की शाम कवियों लोग के साथ चाय पीने का मौका मिला। हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि संतोष श्रेयांश जी हैं, मानवर कवि, बहुत ही अच्छे कवि है। इनके कुछ कविता मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और हमारे साथ बैठे हुए हैं गुडू ओझा जी, ये भी बहुत ही बढ़िया कविता कह रहे हैं आजकल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे शिक्षाविद है, लेकिन कब ये एक कवि बन गए ये तो पता ही नहीं चला। रातों रात कवि बन गए और इतने सुंदर और सुपर हिट कविता ये लगातार पेश कर रहे हैं। वाह, कल तो हम लोग पटना में थे और सुन रहे थे इनकी कविता को, काफ़ी लाजवाब है। आज आप लोगों को भी सुनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बड़े भैया संतोष श्रेयांश जी से जानना चाहेंगे, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जानना चाहेंगे आप कविता कब से कर रहे हैं? लगभग 93-94 के आसपास से यह यात्रा शुरू हुई थी कविता की, जो चलती रही धीरे धीरे। कभी कुछ अपने व्यस्तताओं के समय के बीच से हम लोग कभी कभी कुछ ज़्यादा कभी कम ऐसे चलता रहा। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं कविताएं उस तरह से नहीं लिखता हूँ, लेकिन लिखता रहता हूँ। जो चीज़ दिल को छू जाती है तो ज़रूर मेरी रचनाओं में वो ढल जाती है। शुक्रगुजार हूँ दिल्ली, कैसे आपके मन में थीम आया? आपने लिख दिया शुक्रगुजार हूँ दिल्ली। आपने जो किताब लिखी है वाकई काफ़ी खूबसूरत किताब है। कैसे आपके मन में ख्याल आया और किस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अपने शुक्रगुजार हूँ दिल्ली आपने लिखा? यह शुक्रगुजार हूँ दिल्ली एक्चुअली ये बिल्कुल आप बीती कविता है, जो मेरे दिल्ली प्रवास के दौरान के अपने अनुभवों की पूरी वो व्यथा कथा है। और इसी शीर्षक से वो कविता भी है, लंबी कविता है। कुछ साल दिल्ली में रोटी रोजगार के जुगाड़ में करीब 5-6 साल रहने का अवसर मिला। और उस दौरान जो मैंने दिल्ली में महसूस किया, लोगों से जो रिश्ते हैं, जो कामकाज का जो दबाव है, इन सब के बीच जो आदमी का अपना व्यक्तित्व भी किस तरह से बदलता है, इसी पूरे अनुभवों आपने इस किताब में शेयर किया है। हाँ, तमाम दर्शक उस एक कविता में है जी। इस संग्रह
में वो एक कविता है जो लंबी कविता है, शुक्रगुजार हूँ दिल्ली। देखिए तमाम दर्शक जो आपको सुनना चाह रहे हैं, आपको चूँकि निश्चित तौर से संतोष श्रेयांश वो कविता काफ़ी चर्चित हुई थी, वसुधा में छपी थी और वो काफ़ी चर्चित हुई थी वो कविता। संतोष श्रेयांश की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर से एक अच्छे कवि हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संतोष श्रेयांश को सुनना चाह रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, जानना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि शुक्रगुजार हूँ दिल्ली से ही कुछ पंक्तियाँ, चूँकि इतनी लंबी कविता या कहानी संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ यदि आप सुना दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जरूर, उसमें कई प्रसंग बहुत ही जबरदस्त प्रसंग हैं और मुझे लगता है हर कोई उन अनुभवों से जरूर गुजरा होगा। एक जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब रोजगार के लिए लोगों को अपने तरफ से कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। कई बार स्वभावतः अपने इच्छित रोजगार हम लोग पा लेते हैं और कई बार काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है। तो उस क्रम में कई तरह की चीज़ें आती हैं, तो उन्हीं अनुभवों का है। तो इसकी मैं पहला जो खंड है, एक वो और एक और खंड में पढ़ूंगा। वो काफ़ी ऐसे अलग अलग पूरा खंड भी अपूर्ण जैसा नहीं लगेगा, लेकिन एक पूरी श्रृंखला में वो कविता है, लेकिन अलग अलग खंड भी अपने आप में एक पूरी कविता ही है। जी जी। तो मैं पहला एक खंड शुक्रगुजार हूँ दिल्ली का पढ़ रहा हूँ। बेमेल शब्दों के बीच, बेमेल शब्दों के बीच जैसे शब्द खो देते हैं अर्थ अपनी प्रासंगिकता। बेमेल शब्दों के बीच जैसे शब्द खो देते हैं अर्थ अपनी प्रासंगिकता। ढेर सारे शब्दों के बीच भी महसूस करते हैं अटपटा, बिल्कुल तन्हा मैं महसूस करता हूँ दिल्ली में। जैसे माँ समझ लेती है, जैसे माँ समझ लेती है बच्चों की तोतली भाषा के अस्फुट आधे अधूरे शब्दों के अर्थ। मेरा शहर समझता है मुझे कुछ यूं कि होते हुए विदा, भर्रा आए गले से निकले आधे अधूरे शब्दों की संवेदना में गमगीन हो जाता है शहर मेरी नम आँखों की तरह। तो ये दिल्ली के लिए निकलने के समय की एक व्यथा है। जब हम लोग, शब्द कब आया, ऐसा शब्द कब आया कि आपको कहना पड़ा कि शुक्रगुजार हूँ दिल्ली? क्योंकि अभी तक जो भी आपने जो पाठ पढ़ा, इसमें तो आरा की याद दिख रही है। ये यहाँ से और दिल्ली के प्रवास तक की पूरी 10 खंडों में पूरी कथा है कविता के माध्यम से। तो ये पहला खंड है जब यहाँ से दिल्ली के लिए जाना था, और उस समय जो एक भावनात्मक जो अपने शहर का जो एक लगाव होता है वो किस तरह से खींचता है अपने अंदर, तो उस चीज़ की अभिव्यक्ति है। उसके आगे शुक्रगुजार हूँ दिल्ली, ऐसा आपके अंदर जो शब्द आया, तो ये शब्द कब आया? ऐसा क्या दिल्ली में हुआ आपके साथ कि आप दिल्ली के शुक्रगुजार हो गए? ये एक्चुअली दिल्ली का एक बहुत बड़ा कैनवास है, और आम तौर पर जिसको हम लोग सबसे खराब कहिए मानते हैं, वो बड़े व्यावसायिक जगहों के लिए वो बहुत प्रतिष्ठित शब्द है। तो उसी जिससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं, शुक्रगुजार हूँ दिल्ली, तो वो खंड मैं पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि वो चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि वो, हालांकि यह व्यंग्योक्ति है शुक्रगुजार हूँ दिल्ली दोनों तरफ से। वहाँ के जो जीवन ने जो बेहयाई दी और वहाँ के जीवन ने जो एक समृद्धि दी, दोनों को लेकर के एक व्यंग में भी ये कविता काफ़ी कुछ चलती है। अब ये पढ़ रहा हूँ जिससे वो पंक्तियाँ ली गई हैं तो समझ में आ जाएंगी। सुना तो था कि छोटा बड़ा नहीं होता कोई काम, सुना तो था कि छोटा बड़ा नहीं होता कोई काम,
पर जो हमारे शहर में संभव नहीं रहा कभी। काम और प्यार में शर्मो हया की यह दीवार यहीं आकर टूटी, शुक्रगुजार हूँ दिल्ली। यहाँ कोई राजा नहीं, सामंत या जमींदार भी नहीं, सभी मजदूर हैं हमारी तरह। मध्ययुगीन दासों की तरह फॉर सेल का लगाए इश्तिहार हर वक्त बिकने को तैयार। फर्क बस इतना है, अब कोई आका नहीं है। फर्क बस इतना है, अब कोई आका नहीं है। खुद ही अपनी बोली लगा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। खुद को ऊंची कीमत पर बेच किसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक अपना ये है, जहां वो आपसे वेतन बोल के आपको नहीं बुलाते हैं, आपको अपनी बोली लगानी पड़ती है। मुझे 8 लाख का पैकेज दीजिएगा तो आऊँगा, या 3 लाख का दीजिएगा तो काम करूँगा। तो ये उसी का ये है। अब इसमें कुछ चीज़ें अपने यानी कि पूरी तरह से आपने वहाँ पे व्यंग किया है कि शुक्रगुजार हूँ। हाँ, अब उसी के आगे है, उसमें वो चीज़ ज़्यादा खुल के आती है। यहाँ किसी के पास ना समय है, ना संवेदना, ना दीन ईमान। ये दिल्ली का चरित्र है। यहाँ किसी के पास ना समय है, ना संवेदना, ना दीन ईमान। जमुना की तरह ही सूख गया है यहाँ लोगों के आंखों का पानी। क्या बात। यहाँ बस होड़ है और हड़बड़ी, यहाँ बस होड़ है और हड़बड़ी, सबसे आगे सबसे जल्दी पहुंचने की। पछुआ हवाओं के प्रभाव में श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह हवस हमारे शहर का भी अब बदलने लगी है मिजाज। अपने शहर के बारे में बोल रहा हूँ। पछुआ हवाओं के प्रभाव में श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह हवस हमारे शहर का भी अब बदलने लगी है मिजाज। पर जमुना की तरह सुअरों का सैरगाह नहीं बना है अभी गंगा का छाड़न भी। क्या बात है, बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं संतोष श्रेयास जी है, बड़े भाई है, एक अच्छे कवि है। और आपने देखा शुक्रगुजार हूँ दिल्ली, आप देख सकते हैं इन्होंने एक किताब लिखी है और पूरी की पूरी मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये तो बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिखा है, लेकिन शुक्रगुजार हूँ दिल्ली जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन बात करने के बाद ये स्पष्ट क्लियर हुआ कि नहीं, शुक्रगुजार हूँ दिल्ली, ये शुक्रगुजार नहीं हूँ, ये शुक्रगुजार हूँ। यानी कि पूरी तरह से व्यंग है और व्यंग्यात्मक कविता इन्होंने लिखा है, जो इन पे बिल्कुल ही इनका कहना है कि उस समय का जो सिचुएशन था, आरा को याद कर रहे थे और ये शब्द हमारे दिमाग में आया और हमने लिख डाला। बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन जानना चाहेंगे कुछ और भी मधुर जो आपको लगे कि नहीं, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को 2 लाइन कुछ भी। सबसे ज़रूरी बात है, मुझे लगता है अब अमूमन छूट गई है आदत लोगों की पढ़ने की, और एक बहुत बड़ा ये वैज्ञानिक शोध भी है। ये मैं एक उपदेशात्मक लहजे में नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना चाहिए। अभी हाल ही में भी मैं पढ़ रहा था, एक पूरे यूरोपियन देशों में भी एक बड़ा शोध आया है कि अगर आप प्रतिदिन आधा घंटा भी पढ़ने की आदत डालते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है वो डेवलप करती है और प्रोलॉन्ग्ड करती है। मतलब वो लंबे समय तक आपको बनाए रखती है, आपकी सक्रियता को और आपकी ऊर्जा को। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी जो अभी सोशल मीडिया वगैरह में ज़्यादा सक्रिय रहती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत रहे, लेकिन सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी वो पढ़ने के लिए कर सकती है। हाथ में मोबाइल है तो सिर्फ सोशल मीडिया के जगह पे आधे घंटे का समय कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ने में ज़रूर दें, कुछ सकारात्मक साहित्य, और इससे एक पूरी पीढ़ी का निर्माण होता है। और भविष्य के लिए मुझे लगता है कि ये एक मजबूत जो नींव है वो तैयार करता है। तो ये पढ़ने की आदत मुझे लगता है कि नई पीढ़ी में ज़रूर आनी चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से अगर ये चीज़ें जाएं, जिस तरह का आप लोग यह कार्यक्रम है कविता को लेकर के या साहित्य को लेकर के, एक जो सक्रियता
आपके तरफ से दिखी है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ऐसा एक माहौल इस माध्यम से, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो इस सकारात्मक रूप से भी मुझे लगता है कि आप लोगों की कोशिश जरूर इस प्रयास में सफल होगी। जी जी, चलिए तो चलते चलते भैया दो लाइन कुछ भी पढ़ दीजिए, अच्छा कुछ। एक कविता का एक लाइन है, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होते। इसमें आमतौर पर चीज़ें होती हैं। इसका एक स्टैंजा जी मैं पढ़ देता हूँ। माँ मांगेगी दूध का कर्ज, बहन राखी का उधार, भाई हक मांगेगा, पिता प्रत्यंचा से तने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। इसकी अंतिम इसका है, पत्नी पत्नी मेरे मर्द होने पर ताने मारेगी, महीने के अंत में जब मेरी तनख्वाह गिनेगी, उसे मेरी गाढ़ी कमाई से बास आएगी, जवान बेटी को सामने कर कहेगी, अब भी चेतो कल ब्याहने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। क्या बात है, क्या बात है भैया, बहुत सुंदर, इतना बढ़िया कविता आपने देखा। कोई रिश्ता जिसको आप समझते हैं कि बहुत ही क्लोज रिश्ता है, तो कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। इतना बढ़िया भैया ने कहाँ गया ये, थोड़ा सा आपका पेज जो है तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से भैया की लेखनी को मानना पड़ेगा, शानदार लेखनी है भैया, बहुत ही अच्छा आपने लिखा। और ये तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है, माँ मांगेगी दूध का कर्ज, बहन राखी का उधार, भाई हक मांगेगा, पिता प्रत्यंचा से तने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। पत्नी मेरे मर्द होने पर ताने मारेगी, महीने के अंत में जब मेरी तनख्वाह गिनेगी। क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। उसे मेरी गाढ़ी कमाई से बास आएगी, जवान बेटी को सामने कर कहेगी, अब भी चेतो कल ब्याहने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। वाह क्या बात है, दिल को छू गया, बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है आपको। तो ये हैं, मैं आपको बता दूं कि संतोष श्रेयांश और बहुत ही अच्छे कवि हैं। इनकी लेखनी तो आपने देखा ही, सुना भी, और शुक्रगुजार हूँ दिल्ली भी आपने देख ही लिया कि कैसे शुक्रगुजार हूँ दिल्ली। तो आइए, शुक्रगुजार हूँ दिल्ली तो शुक्रगुजार हूँ आरा। आरा में भी हमारे एक से एक लाल है, जैसे कि संतोष श्रेयांश भैया हैं, और भी बहुत सारे कवि हैं। धीरे धीरे उन कवियों का नाम धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन तमाम नई पीढ़ी जितने भी लोग हैं, जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, तमाम लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि बचाइए, ये हमारी धरोहर है, इनको मिटने न दें, इनको विलुप्त होने न दें, इनको बचाना होगा, क्योंकि यही हमारे आरा की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, ये हमारे आरा के गौरव हैं, शान है। इसी बीच में आप लोग को मिलाने जा रहा हूँ